सुधा देवी की जिंदगी हमेशा से शांत रही थी, जैसे किसी पुराने मंदिर के आंगन में ठहरी हुई हवा, जहां हर चीज अपनी जगह पर स्थिर रहती है। उनका छोटा सा घर शहर के पुराने हिस्से में था, जहां सुबह पक्षियों की आवाजों से और रातें शांत अंधेरों से भर जाती थीं। पति के गुजरने के बाद से उनका सहारा सिर्फ उनका बेटा अभिनव था, जिसके लिए उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर जिंदगी बनाई थी। बचपन में वह बेहद मासूम, शर्मीला और मृदुभाषी था, और सुधा हमेशा उसे देखकर कहती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। परंतु समय के साथ न जाने कब, कैसे और किस मोड़ पर वह मासूमियत उनसे छूट गई, यह सुधा खुद नहीं समझ पाई। पिछले कुछ महीनों से अभिनव का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। पहले तो बस नौकरी का तनाव कहकर बात टाल देती थी, लेकिन बदलाव इतना गहरा था कि सुधा के दिल में कहीं एक हल्की सी बेचैनी बैठने लगी थी। अभिनव पहले जैसा नहीं रहा था। वह देर रात घर आता, दरवाजा जोर से बंद करता और बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता। सुधा उन आवाजों से चौंक जाती, पर फिर सोचती, शायद दफ्तर का काम ज्यादा होगा, आजकल नौकरियां ही ऐसी हैं। लेकिन सच यह था कि नौकरियां ऐसी नहीं थीं, उसका व्यवहार ऐसा हो चुका था। सुबह उठकर भी वह अपनी मां से अब कम ही बात करता था। न वह चाय मांगता, न हालचाल पूछता। सुधा रसोई में उसकी पसंद की उपमा या पराठा बनाती, पर जब तक वह खाना जाकर उसके कमरे के बाहर रखती, वह पहले ही दफ्तर निकल चुका होता। कमरे के अंदर की हालत बिखरी हुई थी। टेबल पर बिल, बिखरे कागज, दवाइयों की शीशियां और कई बार तो खाली बोतलें भी। सुधा यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहती थी। वह हमेशा सोचती थी, बस तनाव है, बेटा थोड़ा परेशान है। धीरे धीरे यह बदलाव डर में बदलने लगा। सुधा को याद था, एक दिन शाम को उन्होंने पूछा था, बेटा ठीक तो हो, दाल भी नहीं खाई? और जवाब में अभिनव सिर्फ इतना बोला था, मां चुप रहो, मुझे काम है। यह पहली बार था जब उसने यूं ऊंची आवाज में बात की थी। सुधा अंदर तक हिल गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक मां आखिर किस हिम्मत से अपने बच्चे के व्यवहार की शिकायत करती है? वह हमेशा खुद को ही गलत ठहराती। शायद मैंने गलत वक्त पर बोल दिया, शायद वह सच में परेशान होगा। पर उसके बाद से अभिनव के अंदर जैसे एक अलग इंसान रहने लगा। वह आंखें चुराने लगा, बातें छिपाने लगा और अपने कमरे में घंटों बंद रहने लगा। कई बार सुधा को लगता कि रात में वह घर में घूम रहा है, धीमी, मेजर्ड चालें, जैसे कोई कुछ खोज रहा हो या किसी चीज की निगरानी कर रहा हो। लेकिन सुधा अपनी ही सोच को झाड़ कर कह देती, न, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, थकान होगी। पर दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था। घर में एक खामोशी फैलने लगी थी, वो खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले रहती है। हर कोने में बेचैनी जैसे धूप की तरह गर्म हो उठी थी। वे अपने कमरे में बैठती और बाहर के गलियारे की दिशा में बार बार देखती। वहां कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य छाया बार बार गुजर रही है। अभिनव का चेहरा भी अब बदल चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बात करने की इच्छा लगभग खत्म, और गुस्सा इतनी तेजी से फूटता कि सुधा कई बार डरकर पीछे हट जाती। एक रात वह रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक अभिनव कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला, मां, पैसे कब दोगी? तुमने कहा था सोचोगी, आखिर कब तक? उसकी आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो सुधा ने पहले कभी उसमें नहीं सुनी थी। उन्होंने घबराकर कहा, बेटा, इतना बड़ा अमाउंट है, मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं तो बस। इसके पहले कि वह बात पूरी करती, अभिनव ने थाली पकड़कर दीवार पर दे मारी। थाली की आवाज जैसे सुधा के दिल पर हथौड़े की तरह गिरी। वह डर से कांप गई। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे गुस्सा मत करो, बात कर लेंगे। पर इस बार अभिनव ने जो कहा, वह सुधा की आत्मा तक उतर गया। मां, अगर मेरी बात नहीं मानी तो नतीजा बुरा होगा। सुधा वह सुनकर पत्थर सी जम गई। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने बेटे की आंखों में उन्होंने गुस्सा देखा, पर उससे भी ज्यादा कुछ और, एक अजीब सी बेचैनी, हिंसा की झलक और लालच का साया। वह कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द गले में अटक गए। अभिनव
अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सुधा रात भर जागती रहीं। वे अपने कमरे में बैठी थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखें लगातार दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और है, कुछ खतरनाक। उन्हें पहली बार लगा कि यह घर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बेटा, जिसकी उंगली पकड़कर वह सड़क पार करती थी, आज उसी से बचने का मन हो रहा था। उस रात नींद उन्हें छू भी नहीं सकी। गलियारे में हल्की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रखकर कुछ खोज रहा हो। कभी दरवाजा चरमराता, कभी कोई चीज खिसकने की आवाज। सुधा डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़ गई। उन्हें लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है और उस अंधेरे में कोई खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। उन्हें नहीं पता था कि यह बस शुरुआत थी। सच्चा तूफान तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह सुधा देवी ने सोचा था कि शायद रात की सारी कड़वाहट सुबह के उजाले में मिट जाएगी, जैसे हमेशा होता आया था। उन्होंने रसोई में खिड़की खोली। सूरज की हल्की किरणें अंदर आईं और हवा में तुलसी की महक फैल गई। लेकिन उनका मन फिर भी भारी था, इतना भारी कि हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चाय चढ़ाई, 2 कप निकाले, वही पुराना कप जिसका हैंडल बचपन में अभिनव ने खुद पेंट किया था। वे उसे देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उनके चेहरे पर सिर्फ गहरी थकान उभरती। तभी अभिनव दरवाजा खोलकर बाहर निकला, आंखें लाल, बाल अस्त व्यस्त और चेहरे पर वह चिड़चिड़ापन जो रात की धमकी का अगला रूप लग रहा था। सुधा ने धीमे से कहा, आओ बेटा, चाय बना दी है। अभिनव ने कप को देखा भी नहीं, बस कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मां, हमें बात करनी है। उसका स्वर शांत था, पर उस शांति में एक खतरनाक ठहराव छिपा था। सुधा का गला सूख गया। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क कैसी बात? वह उनकी आंखों में सीधे देखकर बोला, मुझे 50 लाख चाहिए, और वो भी तुरंत। सुधा के हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही गया। 50 लाख? बेटा, इतना बड़ा अमाउंट? मैं कैसे? इसके पहले कि वह वाक्य पूरा करती, अभिनव ने टेबल पर हाथ पटक दिया। मां, मैंने कहा है मुझे चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं, पापा ने सब तुम्हें ही दिए थे। घर, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स, सब। उसके शब्द किसी चाकू की धार जैसे थे। सुधा ने कांपते हुए कहा, बेटा, वो पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए ही तो रखे थे। लेकिन इतने सारे पैसे एक साथ, क्या हुआ है? अभिनव ने झुंझलाकर सिर घुमा लिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई उसे भीतर से खाए जा रहा हो। मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया है, बस। तुम नहीं समझोगी। मुझे वह पैसा चाहिए, बस चाहिए। सुधा ने धीरे से पूछा, कितना नुकसान हुआ है? यह सुनते ही अभिनव का चेहरा अचानक तमतमा उठा। मां, हर बात पूछने की जरूरत नहीं है। तुम पैसा दोगी या नहीं? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सुधा का दिल धक से रह गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से कुर्सी पकड़ी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती, लेकिन इतना पैसा देना आसान नहीं है। तुम बताओगे नहीं कि हुआ क्या है, तो मैं कैसे? अचानक अभिनव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, मां, मुझे भाषण मत दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मुझे अर्जेंटली चाहिए? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो। वह ठहर गया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा लाल और होठ कांप रहे थे। सुधा ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या? तुम क्या करोगे? अभिनव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर वह इतना करीब आया कि सुधा को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई। अगर मेरी बात नहीं मानी तो नतीजा बुरा होगा। सुधा के कानों में जैसे किसी ने आग भर दी हो। यह वही बच्चा था जिसे उन्होंने गोद में चलना सिखाया था, जिसके लिए वह रात रात भर जागी थी, जिसका पहला स्कूल डे वह आज तक याद रखती थी। आज वही बच्चा उन्हें धमकी दे रहा था। सुधा की आंखें नम हो गईं। वह कुर्सी पर बैठ गई, जैसे शरीर की ताकत किसी ने एक पल में छीन ली हो। उनका दिल दर्द में डूबने लगा। गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी, असहनीय उदासी। अभिनव ने एक झटके में अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने मुड़कर एक आखिरी वाक्य कहा। ओह, कैसे वह वाक्य सुधा के दिल में छुरा बनकर उतर गया। मुझे पैसा चाहिए, आज ही। नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझी?
और वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। आवाज इतनी तेज थी कि सुधा की आंखों के सामने पल भर को अंधेरा छा गया। अभिनव के जाते ही घर में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो डर से भरी हुई थी। सुधा ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उन्होंने खुद से कहा, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा नहीं। लेकिन जो आंखें अभी कुछ देर पहले उन्हें देख रही थीं, उनमें न प्यार था, न सम्मान, सिर्फ क्रोध, पागलपन और एक अजीब सी बेचैनी। कुछ देर बाद सुधा ने उठकर घर का दरवाजा बंद किया। बाहर से आती हवा ने पर्दों को हिलाया, पर उन्हें लगा जैसे कोई साया घर के अंदर घुस आया हो, जैसे कोई अदृश्य खतरा अब इस घर का हिस्सा बन चुका हो। उन्होंने हॉल में टहलते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। शायद वो गुस्से में था, शायद बस कह दिया, मेरा बेटा किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। पर उनका दिल यह सब मानने को तैयार नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि इरादा भी था, और इरादा किसी खतरनाक दिशा में जा रहा था। वह रसोई में गई, पानी पीने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे और गिलास गिरते गिरते बचा। उन्होंने सोचा, क्या उसे कोई गलत संगत मिल गई है? क्या वह किसी मुसीबत में फंस चुका है? अचानक उन्हें किचन स्लैब पर कुछ अजीब नजर आया। पुरानी दवाइयों के डिब्बे जो पहले वहां नहीं थे। उनका दिल घबराने लगा। उन्होंने बैग उठाया, पर्स देखा, कुछ भी मिसिंग नहीं था, पर बेचैनी का दर्द बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते सूरज ढल गया और घर में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा। सुधा ने हर खिड़की, हर कोना चेक किया, जैसे वह छुपे हुए डर को ढूंढ रही हो। उन्हें अब यह घर भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। नतीजा बुरा होगा। यह वाक्य उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। रात गहराने लगी। छत का पंखा घूमता रहा, पर हवा भारी थी। सुधा बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उनकी आंखों के आसपास भी नहीं आई। घर में हल्की हल्की आवाजें होने लगीं। कभी लकड़ी की चरमराहट, कभी पाइप की घंटी, कभी दरवाजे के बाहर किसी कदम की धीमी आहट। शायद यह सब साधारण था, पर आज हर आवाज उन्हें मौत की आहट जैसी लग रही थी। और ठीक उसी रात उन्होंने वह पहला संकेत देखा जो उन्हें अपनी मौत से आमने सामने ले जाने वाला था। जो आने वाला था, वह सुधा ने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात सुधा देवी के लिए समय जैसे धीमा पड़ गया था। घर की दीवारें, जिन्हें वह सालों से अपना सहारा समझती थीं, वही दीवारें अब किसी अनजान कैद की तरह लग रही थीं। वह बिस्तर पर बैठी थीं, घुटनों पर हाथ टिकाए हुए, और उनकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं, मानो वह दरवाजा किसी ऐसे खतरे को रोक रहा हो जो किसी भी समय भीतर घुस सकता था। उनकी सांसें अनियमित थीं और शरीर कांप रहा था, पर डर सिर्फ बाहर के अंधेरे का नहीं था, डर अपने ही बच्चे का था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और अभिनव अब तक घर नहीं लौटा था। उसका फोन बंद था। इस बात ने सुधा की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे के अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ बदल चुका है, और वह बदलाव अब उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। सुइयां आगे बढ़ रही थीं, पर समय मानो रुका हुआ था। घर में हल्की हवा अंदर आई, पर उस हवा में ठंडक नहीं, एक खतरनाक अनजानी कंपन थी। धीरे धीरे बाहर का माहौल और शांत होने लगा। सड़क की हल्की रोशनी खिड़की से आती थी, लेकिन घर के अंदर हर कोना किसी छाया की तरह डर पैदा कर रहा था। सुधा उठी, रसोई में जाकर पानी पीने की कोशिश की, मगर हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास गिरते गिरते बचा। उन्होंने खुद को बार बार समझाया, कुछ नहीं होगा, वह मेरा बेटा है। गुस्सा था, बस कहकर चला गया, शायद अभी आए और माफी भी मांगे। पर वह यह बात खुद भी नहीं मान पा रही थी। हवा ठंडी होती गई। दीवारों में हल्की चरमराहट सुनाई देने लगी। रात में यह आवाजें सामान्य होती हैं, पर आज नहीं। हर आवाज जैसे चेतावनी दे रही थी कि घर में कुछ ठीक नहीं है। करीब 11 बजे उन्होंने सोचा कि शायद सोने की कोशिश करनी चाहिए, पर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटने लगी, तभी अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। एक धीमा सा थक थक, जैसे कोई दीवार के पीछे हथेली फेर रहा हो या किसी चीज को दीवार से रगड़ रहा हो। सुधा ठिठक गई।
वह अपनी जगह पर जम गई। उन्होंने सोचा, शायद बाहर से कोई आवाज होगी, शायद हवा का असर, शायद बिल्डिंग में कोई और उतर रहा होगा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब। थक, थक, थक। सुधा धीरे से उठी, दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज जैसे सीधे दीवार के पीछे से आ रही थी, वही दीवार जिसके उस पार अभिनव का कमरा था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके कमरे की लाइट बंद की, ताकि अगर कोई बाहर हो तो उसे लगे कि सब सो चुके हैं। अब अंधेरे में उनकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगीं, पर उनके कान पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आहट, धीमी, नापी हुई, जैसे कोई ध्यान रखकर चल रहा हो कि आवाज ना हो। सुधा की सांस अटक गई। उन्होंने महसूस किया, वह आहट उनके कमरे के बाहर रुक गई है। उनकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। उन्होंने दरवाजे की नीचे की जाली को देखा। फुता वहां बाहर हल्की सी परछाई हिल रही थी, किसी के पहने जूते की आकृति। सुधा का दिल सीने से फटने जैसा हो रहा था। वह चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। अचानक वह परछाई आगे झुकी, जैसे कोई दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। सुधा डर से एक कदम पीछे हट गई। उनकी सांसें अनियंत्रित थीं। वह चाहती थी कि वह परछाई बस चली जाए, कहीं दूर चली जाए। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर दरवाजे का हैंडल हल्का सा हिला। सुधा की आंखें फैल गईं। किसी ने बाहर से धीरे धीरे हैंडल घुमाने की कोशिश की, जैसे यह देखने के लिए कि दरवाजा खुला है या नहीं। सुधा ने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर ढक लिया, ताकि उनकी कोई आवाज बाहर न जाए। वह अपने कदम जितना हो सके पीछे खींचकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। हैंडल कुछ और देर हिला, फिर रुक गया। परछाई धीरे धीरे हटती गई। शायद वह चला गया था, या शायद वह किसी और मौके का इंतजार कर रहा था। सुधा वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी, एक भी आवाज निकले बिना। उन्होंने महसूस किया कि अब यह सिर्फ गुस्सा या पैसों की बात नहीं रही। कुछ बहुत गहरा, बहुत खतरनाक इस घर में पनप चुका था, और वह खतरा इंसान का था, लेकिन इंसान के रूप में छिपे किसी राक्षस का। करीब आधे घंटे बाद सुधा ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। सड़क पर सन्नाटा था। बस एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। उन्होंने सोचा, शायद वह आहट किसी पड़ोसी की हो। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोचा। पर तभी उन्होंने गेट पर किसी की परछाई देखी। कोई खड़ा था, स्थिर, शांत, जैसे इंतजार कर रहा हो। चेहरे की आकृति नहीं दिख रही थी, पर शरीर का ढांचा वह अभिनव जैसा ही था। जैसे वह घर के बाहर खड़ा अपनी मां को डराने के लिए अंधेरे में घूर रहा हो। सुधा तुरंत पर्दा गिराकर पीछे हट गई। उन्हें लगा, अगर वह अभी भी वहीं खड़ा है तो क्या वह सचमुच उन्हें देखने आया है? क्या वह इस समय भी इंतजार कर रहा है कि कब वह डरकर बाहर आए? या शायद वह पिछली बात से नाराज होकर कुछ साबित करना चाहता हो? रात के 12:30 बजे अचानक घर की बिजली कुछ पल के लिए झपकी और फिर जल उठी। लेकिन उस झपकी में सुधा को साफ साफ एक आवाज सुनाई दी, बाथरूम की टाइल्स के पीछे से आती हल्की खड़खड़ाहट, जैसे वहां कुछ छिपा हो या कोई चीज जगह बदल रही हो। अब उन्हें समझ आने लगा था कि बस पैसों की बात नहीं थी। घर की हवा, आवाजें, कदम, सब कुछ बदल चुका था। यह बदलाव खतरे का संकेत था। एक मां को अपने बच्चे से डर लगना सबसे बड़ा अभिशाप होता है, और इस रात सुधा इस अभिशाप को पूरी तरह महसूस कर चुकी थी। उस रात उन्हें पहली बार एहसास हुआ, उनकी मौत शायद बहुत दूर नहीं है, और शायद अभिनव उसकी वजह बनने वाला था। सुबह होते ही सुधा देवी की आंखें खुलीं तो उनका सिर भारी था, जैसे पूरी रात उनके भीतर कोई गहरी घड़ी टिक टिक करती रही हो। वे चाहकर भी यह नहीं समझ पा रही थीं कि जिस घर में वह पिछले 25 साल से रह रही थीं, उसी घर की हर आवाज कैसे अचानक उन्हें डराने लगी है। उन्होंने कमरे से बाहर निकलने से पहले 2-3 बार दरवाजे के नीचे से बाहर की रोशनी देखने की कोशिश की, कहीं कोई परछाई न हो। जब थोड़ी हिम्मत जुटी, तब धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। बाहर हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन वह धूप भी उन्हें भरोसा नहीं दिला पा रही थी।
घर में सन्नाटा था। शायद अभिनव अभी तक लौटा नहीं था, या शायद आकर फिर कहीं बाहर चला गया था। लेकिन इस शांति में एक अजीब सा बोझ था जो हर दीवार पर लटका हुआ लगता था। सुधा धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी। उनके पैर खुद ही डर के मारे धीमे चल रहे थे। जैसे ही वे रसोई में दाखिल हुई, उन्हें हल्की सी अजीब गंध महसूस हुई, गैस जैसी, पर वैसी भी नहीं। यह गंध बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी थी कि किसी संवेदनशील नाक को परेशान कर दे। सुधा ने तुरंत स्लैब पर रखा चूल्हा देखा और चौंक गई। गैस बर्नर का नॉब थोड़ा सा घुमा हुआ था। उन्होंने झट से गैस बंद की और खिड़की खोल दी। उनके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे खुला रह गया? उन्होंने खुद से कहा। वे हमेशा रात को सोने से पहले गैस बंद कर देती थीं। फिर यह किसने खोला? या कब? क्या वह गलती से भूल गई? लेकिन भूलना उन्हें याद नहीं रहा था। उन्हें लगा कि शायद यह बस संयोग हो, पर संयोग कभी इतना डरा नहीं देता जितना यह दृश्य दे रहा था। उन्होंने गैस की टाइल्स पर नजर डाली। एक हल्की सी चमक, जैसे किसी तरल की कुछ बूंदें रात में गिरकर सूख गई हों। उन्होंने उंगली से छू कर देखा। वह चिपचिपा नहीं था, लेकिन एक बदबू थी, अजीब, केमिकल जैसी, जो बिल्कुल खाना पकाने वाली महक नहीं हो सकती थी। तभी उनकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। कूड़ेदान के ढक्कन पर एक छोटा सा काला धब्बा। उन्होंने डरते डरते ढक्कन उठाया और भीतर झांका। अंदर एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी पड़ी थी, जिस पर लेबल आधा मिटा हुआ था, पर एक शब्द साफ दिख रहा था, सेड। शायद यह सेडेटिव का हिस्सा था। सुधा के हाथ से डस्टबिन का ढक्कन लगभग गिर गया। वह पीछे हट गई। उनका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, इतना तेज कि उन्हें लग रहा था कि दिल की धड़कन दीवारों तक सुनाई दे रही होगी। उन्होंने यह शीशी पहले कभी नहीं देखी थी। घर में ऐसी कोई दवा थी ही नहीं, तो ये आई कहां से? ये किसने लाई? क्या क्या अभिनव ने? पर वह ऐसा क्यों करेगा? क्या उसे नींद नहीं आ रही थी? या उनके लिए? यह सवाल उनके मन में बिजली की तरह चमका और उन्होंने तुरंत उसे दिमाग से हटाने की कोशिश की। नहीं, वह मेरा बेटा है। ऐसा कैसे कर सकता है? पर जितनी बार वे यह कहती, उतनी ही बार उनके दिल में संदेह की काली परत गहरी हो जाती। वे स्लैब के पास खड़ी थीं कि अचानक उनकी नजर फ्रिज की बोतलों पर पड़ी। एक बोतल में पानी का रंग बहुत हल्का धुंधला लग रहा था। ये तो साफ दिख रहा है, वह फुसफुसाई। उन्होंने बोतल उठाई, ढक्कन खोला और सूंघा। पानी की गंध हमेशा जैसी नहीं थी। उसमें कुछ मिला हुआ जैसा हल्का सा अजीब एहसास था। सुधा तुरंत पीछे हट गई। अगर यह पानी उन्होंने रात में पी लिया होता तो क्या होता? क्या यह वही धीमा असर करने वाला जहर हो सकता था जिसकी खबर कभी कभी टीवी पर आती है, जहां लोग महीनों तक बिना समझे जहर खाते रहते हैं? उनकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं। वह रसोई की दीवार पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने खिड़की के बाहर झांका। गली में कोई नहीं था। उन्हें पिछले कुछ दिनों की घटनाएं याद आने लगीं। अभिनव का अचानक बदल जाना, रात को घर में कदमों की आवाजें, दरवाजे का हैंडल हिलना, और अब गैस खुला मिलना, और पानी की बोतल में अजीब गंध। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह सब संयोग नहीं था। किसी ने जानबूझकर कुछ रखा था, और वह कोई उनके घर के भीतर ही था। उसी समय बाहर से दरवाजा खड़कने की आवाज आई, हल्की, पर इतनी कि सुधा उछल पड़ी। उन्होंने चौंक कर दरवाजे की दिशा में देखा। दिल की धड़कन बढ़ गई, पर कुछ सेकंड बाद सब शांत। शायद हवा का असर था, या शायद नहीं। सुधा ने जल्दी से रसोई में चीजें जगह पर रखीं और अपने कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन अचानक उनकी नजर किचन के वाटर प्यूरिफायर पर पड़ी। पाइप के नीचे एक छोटा सा ढक्कन खुला हुआ था। उन्होंने नल चलाकर देखा। पानी आता जरूर था, पर थोड़ी झाग जैसी। उनका डर अब शक में नहीं, बल्कि सच में बदल रहा था। क्या क्या वह पानी में कुछ मिला रहा है? उन्होंने कांपते हुए कहा। यह सवाल उनके दिल पर पत्थर बनकर बैठ गया। उन्होंने प्यूरिफायर के नीचे हाथ फेर कर देखा। एक छोटी सी थैली मिली, पारदर्शी और लगभग खाली। शायद किसी पाउडर की थी। उस पर कुछ लिखा था, यूज मिनिमल डोज। सुधा का पूरा शरीर सुन्न हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें भीतर ही भीतर टूटने लगी हों। वे कमरे में भागीं और बिस्तर पर बैठ गईं। उनके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी। अभिनव उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? या कोई और वजह है? क्या वह किसी मुसीबत में फंस गया है? क्या उसने किसी गलत आदमी से कर्ज लिया है? उनका मन उन्हें जवाब दे चुका था। जो भी हो रहा है, वह कोई छोटी बात नहीं। यह जानलेवा खेल है। करीब आधे घंटे बाद, जब उनका डर थोड़ा ठंडा हुआ, तभी दरवाजे की कुंडी घूमने की हल्की आवाज आई। सुधा का दिल दहल उठा। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन इससे पहले कि वह चीखती, अभिनव अंदर आया। चेहरे पर वही रूखा, थका हुआ और चिढ़ा हुआ भाव। उसने मां को देखा और ठंडी आवाज में बोला, मां, सुबह सुबह इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सुधा उस पर एकटक देखती रही। अब डर और शक के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन वह जानती थी, सच बोलने का यह वक्त नहीं था, क्योंकि किचन में जो पहला संकेत मिला था, वह एक ही बात कह रहा था। यह घर अब सुरक्षित नहीं, और यह खतरा किसी बाहरी का नहीं था, उनके अपने बेटे का था। उस सुबह के बाद सुधा देवी जिस घर को अपना आश्रय समझती थीं, वह घर अब उन्हें एक बंद कमरे की तरह लगने लगा, जहां हवा में ही कोई अनदेखा झर तैर रहा था। वह चाहे जितना खुद को समझाती कि यह सब उनका भ्रम है, लेकिन हर दीवार, हर कोना, हर छोटी आवाज अब उन्हें सचेत कर देती थी। घर की हवा वाकई बदल चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से सुरक्षा, अपनापन और शांति का हर कण खींच कर बाहर फेंक दिया हो। वह रसोई में जाती तो उन्हें गैस की हल्की महक अब भी महसूस होती, चाहे उन्होंने उसे कई बार चेक किया हो। वह पानी पीने जाती तो बोतल को आंखों से लगा लगाकर उसे देखती, जैसे उसमें मौत की कोई हल्की परछाई तैर रही हो। वह दीवालियों पर हाथ फेरती तो लगता जैसे उन पर महीनों पुराना डर जमा हो गया हो। सबसे ज्यादा बदलाव घर की खामोशी में आया था। पहले यह खामोशी शांति देती थी, अब यह भीतर तक घुसकर उन्हें कमजोर कर रही थी। वह सोफे पर बैठी तो लगा कि पीठ के पीछे दीवार भी उन्हें घूर रही है। पंखे की टिक टिक, घड़ी की आवाज और बाहर से आती कभी कभार की वाहनों की गूंज, सब कुछ उनके कानों में खतरनाक संकेतों जैसा लगता। और बीच बीच में उनका ही बेटा, वही अभिनव, जिसका चेहरा कभी मासूम था, अब उनकी आंखों में एक अजनबी की तरह उभर रहा था। अभिनव आज काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसकी हर हरकत में एक असामान्य जल्दबाजी दिख रही थी। उसके कदम तेज, उसकी निगाहें बेचैन और उसकी सांसें छोटी थीं। उसने सुधा से उस सुबह कुछ नहीं कहा, कोई गुड मॉर्निंग, कोई हालचाल नहीं। बस 2-3 बार रसोई में झांका और फिर अचानक बोला, मां, मैंने कहा था ना, पैसे चाहिए, आज बात करना। उसकी आवाज में धमकी नहीं, बल्कि अब एक ठंडा सा हुक्म भरा स्वर था, जैसे वह तय कर चुका हो कि उसने अपनी मां के डर को समझ लिया है और अब उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। सुधा ने उसका चेहरा देखा, और पहली बार उसे देखकर उनके दिल में मां वाला प्यार नहीं, बल्कि एक तीखा डर जागा। एक भूखा, लालची और बेचैन आदमी उनके सामने खड़ा था। वह अब उनका बेटा नहीं लग रहा था, बल्कि कोई ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं कोशिश कर रही हूं, बैंक जाऊंगी, देखूंगी क्या कर सकती हूं। पर उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उसमें किसी वादे जैसी बात नहीं थी। अभिनव ने उन्हें घूर कर देखा, लंबी ठंडी नजर से, फिर बोला, मुझे बहाने नहीं चाहिए मां। मैं शाम तक वापस आऊंगा, और तब तक तुम सब सोच लेना, वरना। वह वाक्य बीच में ही छोड़कर चला गया। लेकिन सुधा जानती थी कि उस वाक्य का दूसरा हिस्सा क्या था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरे घर में एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। सुधा दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। उन्हें लगा कि अब यह सिर्फ पैसों की बात नहीं रही। किचन की शीशी, पानी की गंध, रात का डर, सब कुछ एक साथ मिलकर उनके सामने एक काला सच बना रहे थे। वह घर में इधर उधर घूमी, चीजों को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही हो। बाथरूम की टाइल्स के पीछे की हल्की आवाज उन्हें फिर सुनाई दी। वह डर से ठिठक गई। ये आवाज 2 दिन से क्यों आ रही है? उन्होंने खुद से पूछा।
वह टाइल्स के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगी। खड़खड़, रगड़, खरोंच जैसी आवाज। ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या दीवार में कुछ खराबी है, या किसी ने उसमें कुछ छुपाया है? उनके मन में इतने सवाल थे कि हर सवाल एक नया डर बन चुका था। वह अपने कमरे में वापस आईं और अलमारी खोली। पुराने कागज देखने लगीं, बीमा के पेपर, बैंक डिटेल्स, एफडी के डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने एक पेज पर ध्यान दिया जिसकी कॉपी पिछले महीने गायब थी। उन्हें लगा था कहीं रखकर भूल गई होंगी। अब समझ आ रहा था कि शायद वह उन्होंने नहीं खोया, किसी ने लिया था। और वह कोई सिर्फ एक ही हो सकता है, अभिनव। दिन धीरे धीरे गुजरता गया। समय जैसे रेंग रहा था। सुधा ने कुछ खाने की कोशिश की, पर उनके मुंह में हर चीज कड़वी लग रही थी। बढ़ते डर ने उनका स्वाद और भूख दोनों छीन लिए थे। शाम होने लगी तो बिल्डिंग में बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगीं, पर वह आवाजें भी सुधा को दर्द दे रही थीं। उन्हें लगा कि वह अब कभी सामान्य नहीं हो पाएंगी। जैसे ही शाम ढली, कमरे के बाहर फुटस्टेप की आवाज आई। सुधा का दिल धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वह आवाज बिल्कुल वही थी, धीमी, नापी-तुली, जैसी पिछले दिनों सुनाई दी थी। उन्होंने जल्दी से पर्दा हटाकर बाहर झांका। सामने की लाइट के पास एक परछाई हिल रही थी। वही कंधे, वही शरीर का ढांचा। यह अभिनव ही था, पर वह खड़ा नहीं था, झुककर कुछ कर रहा था। क्या? सुधा कुछ देख नहीं पा रही थी। वह खिड़की के और करीब झुकी। तभी अभिनव ने अचानक सिर उठाकर सीधे खिड़की की तरफ देखा। सुधा तुरंत पीछे हट गई। दिल की धड़कन इतनी तेज कि उन्हें लग रहा था कि वह बाहर तक सुनाई देगी। अभिनव कुछ पलों तक वहीं खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन सुधा समझ गई थी कि वह किसी चीज की तैयारी कर रहा था। शायद अगले कदम की, वह कदम जो उनके लिए जानलेवा हो सकता था। घर के अंदर हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य साया दीवारों के बीच सांस ले रहा हो। जैसे मौत की आहट इस घर के अंदर ही कहीं बैठी हो। सुधा अपने कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर खिड़की के पास बैठ गई। उन्हें डर था कि अगर वह सो गई तो शायद वह फिर कभी ना जागे। इस रात उन्होंने एक बात तय कर ली। अब उन्हें किसी की मदद लेनी होगी, किसी का सहारा ढूंढना होगा, क्योंकि अब यह घर उनका अपना नहीं रहा था। यह जगह अब एक जाल बन चुकी थी, और यह जाल किसी बाहरी ने नहीं, उनके अपने बेटे ने बुना था। सुधा देवी सुबह होते ही थकान और भय की भारी परतों में दबकर उठी। रात उन्हें नींद नहीं आई थी। हर छोटी आवाज पर वे चौंक जाती, पसीने से भीग जाती, और फिर दरवाजे की ओर देखती कि कहीं कोई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उनके भीतर डर अब सिर्फ मन का वहम नहीं रहा था, यह उनके जीवन पर मंडराता हुआ एक सच था। वे खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करती, पर बाहर की रोशनी भी उन्हें सुकून नहीं देती थी। और तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। पहले तो वे बिल्कुल जड़ हो गई। उनके मन में अचानक वही परछाई याद आई जो रात को दिखाई दी थी। लेकिन जब दस्तक दूसरी बार हुई, थोड़ी धीमी, थोड़ी झिझक भरी, तब उन्हें लगा कि शायद कोई पड़ोसी होगा। उन्होंने डरते डरते दरवाजे की चेन लगाकर उसे थोड़ा सा खोला। सामने रीना खड़ी थी, पड़ोस की वह महिला जो अक्सर चाय पर बैठने की कोशिश करती थी, पर सुधा ने उसे कभी खास तवज्जो नहीं दी थी। रीना का चेहरा आज असामान्य रूप से गंभीर था। सुधा जी, आप ठीक तो हैं? कल रात मैंने आपको कई बार खिड़की से देखते सुना था। सब ठीक है? उसने चिंता के साथ पूछा। सुधा ने एक मजबूर मुस्कान दी। हाँ, हाँ, बस नींद नहीं आई। यह झूठ उन्होंने खुद भी नहीं मनाया, पर उसके पास अपने हाल की सच्चाई कहने की हिम्मत भी नहीं थी। रीना ने एक पल उन्हें ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, पर आप बुरा मत मानिएगा। सुधा का दिल धड़कने लगा। उन्होंने चेन थोड़ी और ढीली की। कहो रीना। रीना ने कांपती आवाज में कहा, कल रात करीब 11:30 बजे मैं बालकनी में खड़ी थी। आपका बेटा अभिनव, वो आपके किचन की खिड़की की तरफ बहुत देर तक खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, जैसे कोई छोटा पैकेट, और वो खिड़की के पास कुछ रख रहा था। मुझे वो चीज दिखी नहीं,
पर उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था, जैसे किसी बात पर झल्लाया हुआ, या जैसे जैसे कुछ गलत करने जा रहा हो। सुधा का गला सूख गया, उनका दिल जैसे किसी ने मरोड़ कर पकड़ लिया हो। उन्होंने एक धीमी सांस ली और कहा, तुमने ठीक देखा रीना। रीना ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, सुधा जी, पहले लगा कि मैं गलत देख रही हूं, लेकिन जब उसने बार बार इधर उधर देखा और फिर तेजी से अपने कमरे में गया, तो मैं डर गई। मैं आपको बताने आई थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। सुधा के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई थी। उन्हें लगा कि रीना जो कह रही थी वह बिल्कुल उसी पजल का हिस्सा है जिसे वे पिछले कई दिनों से समझने की कोशिश कर रही थीं। खुली हुई गैस, पानी में अजीब स्वाद, पाइप के नीचे का पाउडर, रात के कदमों की आवाज, सब कुछ अब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। अभिनव कुछ छिपा रहा था, और वह कुछ ऐसा था जो सुधा के लिए खतरनाक था। रीना ने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं हूं। आप अकेली हैं? सुधा का दिल भर आया, पर वे असली बात बताने से डर रही थीं। डर इस बात का नहीं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि इस बात का कि कहीं यह बात अभिनव के कानों तक न पहुंच जाए। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य ठीक नहीं, थोड़ा तनाव में हूं। रीना ने एक क्षण उन्हें देखा, फिर बोली, अगर आप चाहें तो आप मेरे घर आ सकती हैं कुछ देर। और हां, सुधा जी, अगर कभी भी रात में डर लगे तो मुझे जरूर बुलाना, मैं बिल्कुल पास में ही हूं। सुधा ने सिर हिलाया, पर उनके मन में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रीना झूठ क्यों बोलेगी? वह कुछ देख चुकी थी, और जो वह देख चुकी थी वह अपने आप में एक खतरनाक सच्चाई थी। रीना के जाने के बाद सुधा धीरे धीरे किचन की ओर गई। उन्होंने वही खिड़की देखी जिसकी ओर रीना ने इशारा किया था। उस खिड़की के नीचे स्लैब पर एक छोटी सी सफेद रेखा दिखी। वे झुककर उसे देखने लगीं। वह किसी पाउडर की बची हुई बारीक धूल थी। क्या यह वही पदार्थ था जो उन्होंने पानी के फिल्टर के पास पाया था? यह इतना हल्का था कि शायद रात में हवा से फैल गया होगा। सुधा के हाथ फिर कांप गए। उन्होंने खुद को दीवार से टिकाया। उनकी आंखों के सामने अभिनव का चेहरा कौंध गया, गुस्से से भरा, अधीर, ऐसा जैसे कोई दमनकारी फैसला उसके दिमाग में बन रहा हो। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ दिनों में उसकी रातों की हलचल बहुत बढ़ गई थी। क्या वह इसी के लिए रोज देर रात उठकर किचन में आता था? क्या वह खाने में कुछ मिलाता रहा? क्या वह पानी में दवा घोलने के लिए सही मौका तलाश रहा था? सुधा को पीछे हटना पड़ा। उन्हें चक्कर आ रहा था। कमरे की हर चीज डबल दिखने लगी। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा। क्या यह चक्कर डर का असर है, या कहीं यह भी उसी केमिकल का असर तो नहीं? उन्हें याद आया, उन्होंने सुबह थोड़ा पानी पिया था। यह सोचकर ही उनकी सांसें तेज हो गईं। वे सीधे लिविंग रूम की ओर भागीं और सोफे पर बैठ गईं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी का पीछा कर रही हों। कुछ देर बाद उनकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। तब उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, अभी बाकी समझने की जरूरत है, सबूत चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अभिनव के कमरे में झांकना पड़ेगा, चाहे डर कितना ही क्यों ना हो। वे धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ीं। दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा अटका हुआ था। उन्होंने उसे हल्के से धक्का दिया। कमरा वैसे ही बिखरा हुआ था, कागज, बिल, टूटी पेनें, और एक ऐसा माहौल जिसमें बेचैनी धुएं की तरह फैली हुई थी। सुधा की नजर सीधे उसी दराज पर गई जिसे अभिनव हर बार लॉक रखता था। आश्चर्य की बात यह थी कि आज वह लॉक नहीं था। सुधा ने सांस रोकी और उसे खोला। अंदर छोटी छोटी कांच की बोतलें पड़ी थीं, कुछ खाली, कुछ आधी। एक पर लिखा था स्लीप डोज, दूसरी पर स्लो रिएक्ट, तीसरी पर टॉक्सिक कंपाउंड, लो क्वांटिटी। सुधा ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। अब हर शक सच हो चुका था। अब यह संयोग नहीं था, यह साफ सुनियोजित झड़ देने की कोशिश थी। और देने वाला कोई बाहर का नहीं, उनका अपने खून का इंसान था। दराज के अंदर पड़े कागज में एक कर्ज का फॉर्म भी था, बड़ा कर्ज, भारी कागजात, और नीचे नोट लिखा था, डेडलाइन इस महीने, वरना
वे घर आ जाएंगे। सुधा को सब समझ आ गया। अभिनव मुसीबत में था, बहुत गहरी मुसीबत में। और इस मुसीबत से निकलने के लिए उसने वही रास्ता चुना था जो किसी शैतान का हो सकता है, अपनी ही मां को मारने का। उनके हाथ ठंडे हो चुके थे, आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, क्यों बेटा, तुमने क्या सोच लिया था कि मैं चुपचाप मर जाऊंगी? उनके भीतर डर खत्म नहीं हुआ था, पर एक फैसला आकार लेने लगा था। अब उन्हें बस डरना नहीं है, उन्हें बचना है, अपनी जान बचानी है। सच्चाई अब उनकी आंखों के सामने थी, पहली बार उतने ही साफ रूप में जितना सूरज की रोशनी। उस दिन जब सुधा अपने बेटे की दराज में छिपे जहर की बोतलें और कर्ज के कागज देखकर बाहर निकली, तब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन किसी खाई की तरह फट चुकी हो। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल दबे हुए ढोल की तरह धड़क रहा था, और सांसें तेज होकर हल्की हल्की सीटी जैसी लग रही थीं। उन्हें अब समझ में आ चुका था कि जो डर वे पिछले कई दिनों से महसूस कर रही थीं, वह कोई वहम नहीं था, वह एक सच था। और यह सच उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहा था। कमरे में खड़े खड़े उन्होंने महसूस किया कि दीवारें जैसे उन पर झुकती जा रही थीं। उन्होंने खुद को मुश्किल से संभाला और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, ताकि अभिनव को पता न चल सके कि वे उसके राज के करीब पहुंच चुकी हैं। जब वे लिविंग रूम में आईं, तो खिड़की के बाहर सूरज ढल चुका था। हल्की नारंगी रोशनी कमरे में फैली थी, लेकिन उस रोशनी में उन्हें आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह शाम का सन्नाटा किसी भयानक रात का संकेत दे रहा हो। उन्होंने सोचा, अब मुझे हर कदम सावधानी से रखना होगा। अगर मैं एक भी गलती कर गई, तो शायद अगले दिन सूरज मेरी आंखों में नहीं चमकेगा। यह विचार उनके सीने में इतना तीखा घाव बनकर उतरा कि उनकी सांसें अटक गईं। कुछ देर बाद जब उन्होंने रसोई में जाने की कोशिश की, तो उनके पैरों में हल्की सी लड़खड़ाहट हुई। उन्होंने स्लैब पकड़ा और खुद को संभाला। उनके माथे पर पसीना आ गया था। यह क्या, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने खुद से कहा। फिर अचानक उन्हें सुबह का पानी याद आया। वही पानी जिसकी गंध थोड़ी अजीब थी, वही हल्का धुंधला रंग। उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। क्या क्या मैंने सुबह उसी बोतल से पानी पिया था? इस विचार ने उन्हें अंदर तक पस्त कर दिया। वे डर से कांप गईं। मतलब, जहर का असर शुरू हो रहा है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। उन्हें लगा कि अगर वे अभी गिर गईं, तो शायद फिर उठ नहीं पाएंगी। उन्होंने जल्दी से पानी बदलने की कोशिश की, फिल्टर से सीधे गिलास भरा, पर गिलास के तले में एक हल्की सी सफेद परत दिखी। यह देखकर उनके हाथ से गिलास लगभग छूट गया। हे भगवान, यह क्या कर रहा है मेरा बेटा? उन्होंने भरे गले से फुसफुसाया। अचानक ही पीछे से किसी के चुपचाप दरवाजा खोलने की आवाज आई। क्लिक। सुधा का दिल वहीं टूटकर गिर पड़ा। उन्होंने मुड़कर देखा। अभिनव अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न मुस्कान, बस एक अजीब सी खामोशी और खालीपन था। वह धीरे धीरे जूते उतारता हुआ बोला, मां, खाना बना लिया? उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी, लेकिन वह शांति सुधा के दिल में तूफान ला रही थी। उन्हें लगा कि वह हर एक चीज को परख रही है, कि सुधा ने कुछ समझा है या नहीं। उन्हें संभलकर चलना था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, बस थोड़ा चक्कर आया था, अभी बनाती हूं। अभिनव ने एक पल उन्हें सिर से पैर तक देखा, जैसे वह उनकी प्रतिक्रिया जांच रहा हो। वह बोला, अभी। मां, आप हमेशा इतनी कमजोर क्यों लगती हो आजकल? यह सुनकर सुधा का दिल जैसे टूट गया। वह समझ रही थी कि यह कमजोरी वही थी जो किसी ने जानबूझकर पैदा की थी। जब वह रसोई में लौटी, तो उन्हें अचानक फिर से वही चक्कर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने दीवार पकड़ी और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जैसे ही आंखें खोली, सामने बर्तन धुंधले दिखने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं सुधा, अभी नहीं, अभी टूटना नहीं है, अभी लड़ना है। उन्होंने खाना बनाते बनाते अचानक ध्यान दिया कि चूल्हे के पास गैस का नॉब थोड़ा सा खुला हुआ था, जो उन्होंने सुबह बंद किया था। उनका शरीर सिहर उठा।
किसी ने इसे फिर खोला था, और वह कोई एक ही था, अभिनव। उन्होंने धीरे से नॉब को बंद किया और नजरें बाहर की ओर घुमा दी। पर उनका दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, वह आज कुछ करेगा। डिनर के समय जब वह खाने की प्लेट लेकर आई, तो अभिनव सोफे पर बैठा था, फोन हाथ में, पर ध्यान कहीं और था। सुधा ने प्लेट उसके सामने रखी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर उनका खून जम गया। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, इतनी हल्की कि देखने वाला समझ ही ना पाए, पर इतनी ठंडी कि सुधा की हड्डियों तक कंपी उतर गई। मां, आपने पानी पिया था ना सुबह? सुधा का दिल एक पल को रुक गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से हां में सिर हिलाया। अभिनव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा किया। गर्मी है आजकल। सुधा की सांस खुद ब खुद अटक गई। उसकी नजरों में छिपी नीयत, छिपी सच्चाई। यही वह पल था जब सुधा ने पहली बार अपनी मौत को सामने देखा। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। अभिनव ने सिर हिलाया। हां मां, आराम कर लो, शरीर कमजोर होता जा रहा है। उसकी आवाज में करुणा नहीं थी, एक डरावनी योजना की झलक थी। सुधा अपने कमरे में गई तो लगभग गिर ही पड़ी। उन्होंने खिड़की के पास बैठकर गहरी सांसें लीं। चक्कर अब तेज हो चुका था, हाथ ठंडे पड़ रहे थे, आंखें धुंधली। उन्होंने महसूस किया वह धीरे धीरे खत्म की जा रही थी। उन्होंने फोन उठाया, किसी को मदद के लिए कॉल करने की हिम्मत की, पर किसे और क्या कहें? यही सोचते सोचते फोन हाथ से छूट गया। उसी समय बाहर से फिर वही धीमे धीमे कदमों की आहट आने लगी। धीमी, नापी तुली, किसी शिकारी की तरह। कदम उनके कमरे की ओर रुक गए। दरवाजे पर हैंडल हल्का सा हिला। सुधा जम गई। अभिनव दरवाजे के बाहर खड़ा था, और पहली बार सुधा ने महसूस किया कि मौत उनके घर में सिर्फ आहट बनकर नहीं आई थी, वह बिल्कुल उनके दरवाजे के इस पार खड़ी थी। सुधा देवी के कमरे के बाहर खड़े कदमों की आहट कुछ पलों बाद धीमी हो गई थी, लेकिन वह सन्नाटा और भी गहरा और खतरनाक हो गया था। उन्होंने दीवार से टिककर लंबी सांस ली और खुद को संयत करने की कोशिश की, पर अब वह साफ समझ चुकी थी कि जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, जो डर, जो बढ़ती कमजोरी, जो अजीब संकेत, यह सब किसी कंपाउंड के असर का नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था। और इस षड्यंत्र का सूत्रधार कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा था। वह धीरे धीरे कमरे के कोने में पड़े पानी के गिलास को देखती रहीं, जिसे छूने से भी अब वे डरती थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर का हर कोना, हर वस्तु, हर बोतल अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। यह सोचकर उनकी रीढ़ में जैसे ठंडा पानी उतर गया। उन्होंने खिड़की का पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर झांकने की कोशिश की। शायद हवा से कुछ हल्कापन मिले, पर बाहर अंधेरा था, और अंधेरे में वही परछाई दिख रही थी जो पिछले दिनों उनकी नजर में आई थी। किसी आदमी का झुका हुआ शरीर, मोबाइल की चमकती स्क्रीन, और कदमों का धीरे धीरे आगे पीछे होना। उन्हें तुरंत समझ आ गया, वह अभिनव ही था, घर के बाहर खड़ा, अपने ही घर में किसी खतरे की तरह मंडरा रहा था। यह दृश्य इतना चुभने वाला था कि सुधा की आंखें नम हो गईं। वे चुपचाप बिस्तर पर बैठी और सोचने लगीं। क्या सिर्फ कर्ज ने उनके बेटे को ऐसा बना दिया? क्या उस कर्ज का दबाव इतना डरावना था कि उसने इंसानियत ही भूल दी? पर अगर सिर्फ कर्ज होता, तो क्या वह इतना खतरनाक कदम उठाता? नहीं, यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था। इसमें कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अंधेरा, जो अभिनव को अंदर ही अंदर खत्म कर चुका था, और अब वह उन्हें भी खत्म करना चाहता था। उन्हें पिछले कई महीनों की छोटी छोटी घटनाएं याद आने लगीं। कैसे अभिनव देर रात बाहर जाने लगा था, कैसे वह अचानक गुस्से में चीजें तोड़ देता था, कैसे उसकी आंखों में कभी कभार एक खोखली सी परछाई दिखती थी, जैसे कोई अपने भीतर की आग को छुपा रहा हो। उन्हें याद आया, एक दिन उसने फोन पर किसी से चिल्लाकर कहा था, मैंने कहा ना, सब संभाल लूंगा। उस समय सुधा ने सोचा था कि यह काम का तनाव होगा, पर अब उन्हें सच का अंदाजा हो चुका था। धीरे धीरे टुकड़े जुड़ने लगे। वह कर्ज जो उन्होंने दराज में पाया था, उस पर लिखा डेडलाइन इस महीने, और नीचे एक लाइन,
अगर पैसे नहीं मिले तो आखिर आपको पता है क्या होगा? यह शब्द सुधा के दिल में चाकू की तरह उतर गए। अभिनव सिर्फ कर्जदार नहीं था, वह धमकी के जाल में फंस चुका था। और वह जाल इतना तगड़ा था कि उसने बचने के लिए एक ही रास्ता देखा, अपनी मां की संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार। हां, यही सच था, यही वह पूरा चित्र था। सुधा की आंखें भर आईं। उनके बेटे की जिंदगी जैसे वर्षों से धीरे धीरे खाई में डूब रही थी, और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। वह घर में चुपचाप रहती थी, अपने पति की यादों में खोई रहती थी, और उसी दौरान उनके बेटे की दुनिया डर और लालच के बीच कहीं टूट रही थी। पर सच चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, अब उसे समझना जरूरी था, क्योंकि यह सच ही उन्हें बचा सकता था। उन्हें अचानक याद आया कि कुछ महीनों पहले एक दिन अभिनव की जेब से एक अजीब सी रसीद गिर गई थी। उस पर किसी केमिकल का नाम था, कुछ ऐसा जिसे सामान्य आदमी इस्तेमाल ही नहीं करता। जब सुधा ने पूछा था तो उसने कहा, ऑफिस में काम था, बस। लेकिन अब उन्हें उस रसीद का मतलब समझ में आ गया। वह रसायन वही था जो पानी में मिला था। उनका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। वह कमरे में इधर उधर देखती रहीं, कहीं कोई और संकेत तो नहीं। तभी उनकी नजर कूड़ेदान पर पड़ी। उन्होंने डरते हुए उसे खोला। अंदर एक रैपर पड़ा था, एक ब्रांड की नींद की दवा का, जिसकी गोलियां पहले कभी इस घर में नहीं देखी गई थी। वह लगभग खाली था। सुधा के लिए यह नई बात नहीं थी कि अभिनव को कभी कभार नींद की दिक्कत होती थी, लेकिन इतना ज्यादा, और वह भी बिना बताए। उन्होंने रैपर उठाकर देखा। उस पर फार्मेसी का पता लिखा था, वही फार्मेसी जहां अभिनव अक्सर जाता था। क्या वह ये दवाइयां अपने लिए ले रहा था या मेरे लिए? ये सवाल उनके दिमाग में गूंजता रहा। तभी अचानक उनका फोन वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर अननोन नंबर दिख रहा था। उन्होंने डरते हुए फोन उठाया। किसी आदमी की भारी आवाज आई, अभिनव को बोलना, उसे पता है हमारी डेडलाइन क्या है। अगर वो पैसे नहीं लाया तो हम खुद लेने आ जाएंगे। सुधा की रूह कांप गई। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कॉल कट गया। अब सब साफ था। अभिनव सिर्फ लालची नहीं था, वह डरा हुआ भी था। और डर हमेशा इंसान को सबसे बड़ा अपराधी बना देता है। सुधा को लगा कि जमीन उनके नीचे से खिसक रही है। उन्हें लगा कि अभी इस पल ही कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगा और उन्हें खींच ले जाएगा। पर साथ ही उन्हें अभिनव की आंखों में छिपा वह डर भी याद आया। वह डर जिसने उसे अपनी मां तक को मारने की योजना बनाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने तय किया, अब और इंतजार नहीं। उन्हें सच्चाई की पूरी तस्वीर बनानी है। उन्हें जानना है कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। उन्हें समझना है कि खतरा सिर्फ अभिनव है या उसका पीछा करने वाले लोग भी। और इसी सोच के साथ वे धीरे धीरे उठी और कमरे के बाहर कदम रखा। अब डर से नहीं, सच जानने के लिए। क्योंकि सच जितना दर्दनाक हो, वह ही एकमात्र हथियार है जो मौत को पीछे धकेल सकता है। इस अध्याय के अंत में सुधा देवी को लगा नकाब उतर चुका है और असली खेल अब शुरू होने वाला है। उस रात घर की हवा पहले से भी ज्यादा भारी और घुटन भरी महसूस हो रही थी। सुधा देवी के भीतर का डर अब कांटों की तरह चुभ नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति में बदल चुका था। वह शांति जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले होती है। वह जान चुकी थी कि अब वापसी नहीं है। अब न छुपना उन्हें बचाएगा, न चुप रहना। उन्हें सामना करना होगा उस खतरे का जो उनके अपने खून की शक्ल में उनके सामने खड़ा था। घर में चारों तरफ अंधेरा था। उन्होंने हर कमरे की लाइट बंद कर दी थी ताकि अभिनव को लगे कि वह सो चुकी हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं। पर असल में वह जाग रही थीं, हर कदम की आहट सुनने को तैयार, हर सांस को मापते हुए। बाहर से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन वह हवा भी ऐसे लग रही थी जैसे दीवारों से टकराकर वापस भाग रही हो, जैसे इस घर के भीतर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। घड़ी ने रात के 12 बजाए, और उसी के साथ सुधा ने वह आवाज सुनी जिसकी उन्हें पूरे दिन उम्मीद थी। मुख्य दरवाजे का ताला धीरे धीरे खुलने की आवाज। क्लिक, क्लिक। उसके बाद हल्की सी चरमराहट। वह समझ गई, अभिनव घर वापस आ चुका था।
वही समय था जिसे वह टालना चाहती थी, लेकिन अब वह सामने आने से बच भी नहीं सकती थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। हॉल की तरफ कम रोशनी थी, पर इतना दिखाई दे रहा था कि अभिनव कमरे में चुपचाप सावधानी से घूम रहा था। उसकी चाल में कोई सामान्य थकान नहीं थी। वह शिकार की तरह कदम रख रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी मां आज कमजोर होगी। आज वह पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी होगी। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा काला बॉक्स या शायद कोई बोतल। सुधा को दूर से समझ नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ भी हो, यह उनके लिए नहीं, उनकी मौत के लिए था। वह खतरा अब उनके सामने था। अभिनव रसोई की ओर बढ़ा। वहां उसने कुछ ढूंढा और फिर धीरे धीरे पानी की बोतल उठाई। कंटेनर को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान ने सुधा की रूह जमा दी। वही मुस्कान जो किसी शिकारी के चेहरे पर तब आती है जब शिकार उसके कदमों के नीचे होता है। वह पानी को पूरा भरकर हिलाने लगा। सुधा के भीतर गुस्सा, दर्द और मातृत्व सब एक साथ उमड़ पड़े। उनका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था, पर अब इस डर की आवाज में एक दृढ़ता भी थी। अभिनव ने पानी का ग्लास भरा और उसे ट्रे पर रखा। ट्रे को उठाकर वह धीरे धीरे सुधा के कमरे की ओर चला। यह वही पल था जिसे सुधा अपने सबसे बड़े दुःस्वप्न के रूप में देखती आ रही थी। उन्होंने तुरंत दरवाजे को 1 इंच बंद किया, ताकि वह लगे कि वह वास्तव में सो रही हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी सांसें अब नियंत्रित थीं, क्योंकि यह मुकाबला अब शुरू हो चुका था। अभिनव ने कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला। सुधा अंधेरे में बिस्तर पर लेटी रही। उन्होंने आंखें मूंद लीं, पर शरीर को स्थिर कर लिया। अभिनव अंदर आया। कुछ पलों तक वह सुधा के चेहरे को देखता रहा, जैसे जांच रहा हो कि वह कितनी कमजोर है। फिर उसने ट्रे को धीरे से बिस्तर के पास रखा और धीमी आवाज में कहा, मां, पानी पी लो। तबीयत कल से खराब लग रही है ना? सुधा के दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। यह वही बच्चा था जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था, जिसकी पहली बीमारी पर वे रोई थीं, और आज वही उन्हें झर दे रहा था। सुधा ने हल्की सी सांस ली, जैसे नींद में हो। अभिनव ने एक पल सोचा, फिर वह थोड़ा और झुका और बोला, बस पी लो मां, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब। उसकी आवाज में वह ठंडापन था जो किसी अपराधी की जीत का संकेत होता है। लेकिन ठीक उसी पल सुधा ने अपनी आंखें खोल दी, धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ। अभिनव चौंक गया। सुधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? अभिनव पीछे की ओर झटका खा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत ग्लास को पीछे छुपाने की कोशिश की। क्या क्या पता मां, क्या कह रही हो आप? सुधा उठकर बैठ गई, लेकिन उनकी आवाज टूटी नहीं। अपने कमरे में छुपाई दवाइयां, कर्ज का कागज, किचन में छोड़ा हुआ झर और यह पानी, सब जानती हूं मैं। अभिनव का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसकी आंखों का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने ग्लास को मेज पर जोर से पटक दिया। आपने मेरे कमरे में झांका? सुधा की आंखें कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने कहा, हां, और मुझे यह भी पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, किसने तुम्हें धमकी दी है। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल नहीं बनूंगी, अगर उसकी कीमत मेरी जान हो। अभिनव अचानक चिल्ला उठा, आप समझती क्यों नहीं? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे लोग मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, और आपके पास पैसा है। आपको तो सिर्फ सिर्फ उसकी जुबान अचानक रुक गई। सुधा ने दर्द से भरी नफरत के साथ कहा, मेरी जान चाहिए थी तुम्हें? अभिनव की आंखें इस बार पूरी तरह पागलपन से भर गईं। उसने मेज पर रखी बोतल को उठाया और बोला, अगर आप नहीं दोगी तो हां, मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं। सुधा डर के बावजूद दृढ़ थी। मैं पैसे दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे तुम्हें बचाना है, पर खुद को खोकर नहीं। लेकिन बात वहीं टूट गई जब अभिनव चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है मां। एक पल में उसने सुधा की ओर छलांग लगा दी। सुधा चीख पाई भी नहीं। उसने सुधा के हाथ से फोन छीनकर फर्श पर पटका और बोतल लेकर पास आया, लेकिन सुधा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दोनों लड़खड़ाए।
कमरे में अफरा तफरी फैल गई। अभिनव फिर से सुधा पर टूट पड़ा। इस बार उसकी आंखों में साफ पागलपन था। उसने बिस्तर पर पड़ी तकिया उठाई और सुधा के मुंह पर रखने की कोशिश की, मानो अब वह किसी भी कीमत पर काम पूरा करना चाहता हो। सुधा ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। उसी दौरान घर के बाहर अचानक किसी की जोरदार दस्तक हुई। धड़, धड़, धड़। दरवाजा खोलो। पुलिस! ये आवाज मानो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अभिनव डर से जम गया। अगले ही पल उसने खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, पर सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वह मां नहीं थी, एक योद्धा थी। दरवाजा तोड़कर इंस्पेक्टर अंदर आया। अभिनव भागने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने उसे जमीन पर गिराया। गिरते हुए भी वह चिल्ला रहा था, आपको पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। आप नहीं समझती मां। लेकिन सुधा कमरे के कोने में बैठी थी, सांसें टूटते हुए, पर आंखों में एक ऐसी सच्चाई लेकर कि वे अब मौत को हराकर निकल चुकी थी। यह लड़ाई खत्म नहीं थी, लेकिन पहली बार सुधा जीत चुकी थी। पुलिस के जाने के बाद उस घर में ऐसा सन्नाटा फैल गया था, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद रणभूमि पर बची हुई राख हवा में तैर रही हो। सुधा देवी अस्पताल के बेड पर पड़ी थीं, हाथों पर पट्टियां, चेहरे पर खरोंचें और आंखों में वह खामोशी जो सब कुछ सहकर भी भीतर कहीं टूट जाने का एहसास दिलाती है। पर एक बात साफ थी, वह जिंदा थी और यह सबसे बड़ी जीत थी। पुलिस ने अभिनव को कस्टडी में ले लिया था। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में जहर का असर बहुत हल्का था और वक्त रहते इलाज मिल गया, नहीं तो वह धीरे धीरे अंदर से टूटती चली जाती। सुधा ने एक लंबी सांस ली, जैसे जीवन उन्हें फिर से धीरे से अपनी बाहों में खींच रहा हो। पर वह राहत भी अधूरी थी, क्योंकि लड़ाई अब खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ रूप बदल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। अभिनव वाकई बहुत गहरे कर्ज में था। जिन लोगों ने उसे कर्ज दिया था, वह लोग पैसे न मिलने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। पुलिस ने सुधा को बताया कि अगर वो समय रहते फोन न करती, तो शायद उन लोगों का अगला कदम उनके घर तक पहुंच जाता। और इन सब के बीच सबसे कटु सच्चाई थी, अभिनव ने अपने डर, दबाव और लालच में अपनी मां को ही अपने समाधान का हिस्सा बना लिया था। यह सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के, विश्वासघात के और फिर भी अजीब सी मातृत्व की टीस के। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें साफ साफ सलाह दी, आपको इस शहर से कुछ समय के लिए बाहर रहना चाहिए, ताकि ना कर्ज वाले लोग आपकी खोज में आए और ना ही अभिनव की मानसिक हालत के कारण आप फिर किसी खतरे में पड़े। सुधा जानती थी कि यह सही है। वह घर, जहां उन्होंने अपने पति के साथ जीवन के हर मौसम का अनुभव किया था, अब एक डरावनी याद बन चुका था। उन्होंने धीरे धीरे फैसला किया, वह उस घर में वापस नहीं जाएंगी, कभी नहीं। कुछ दिनों बाद सुधा एक छोटे शांत से कस्बे में शिफ्ट हो गई। हवा में समुद्र की हल्की महक, सड़कें शांत और घर में एक साधारण सी खिड़की जो सुबह की धूप को कमरे में धीरे से भर देती थी। उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर लिया, जिसमें 2 कमरे, एक छोटी बालकनी और थोड़ी सी हरियाली थी। यहां पहली बार उन्हें लगा कि जिंदगी अभी भी बाकी है, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन फिर भी धड़कती हुई। उन्होंने रोजमर्रा के काम नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, चाय खाना ढूंढकर वहां से ताजा ब्रेड खरीदना, पास की किराने की दुकान से सामान लेना और रोज शाम को कुछ देर टहलते हुए समुद्र की आवाज सुनना। यह सब कुछ नया था, पर उनमें एक अजीब सुकून था। पर सुकून के बीच भी हर कदम पर एक कड़वाहट चुपचाप उनके साथ चलती, वह सच्चाई जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। एक शाम, जब हवा में हल्की ठंडक थी, सुधा बालकनी पर बैठकर चाय पी रही थी। सामने की सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में घंटियों की तरह गूंज रही थी। अचानक उनकी नजर मेज पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम पर गई। वह फोटो जो उन्होंने अस्पताल से निकलते समय अपने पर्स में रख ली थी। उसमें अभिनव था, 5 साल का, स्कूल यूनिफॉर्म में, मासूम मुस्कान लिए। वह मुस्कान सुधा के दिल को छू गई, इतनी पवित्र,
इतनी निष्पाप कि उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि यही बच्चा बड़ा होकर वह इंसान बन जाएगा जिसने उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने फोटो को छूकर धीरे से कहा, कहाँ खो गया मेरा बच्चा? उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा ने भी उसे अपने साथ बहा नहीं ले जाया। कुछ पलों के लिए उनका दिल टूटकर रो पड़ा, पर यह रोना कमजोरी नहीं था। यह वह दर्द था जो एक मां के दिल में तब तक मौजूद रहता है जब तक वह सांस लेती है। फिर भी जिंदगी चलनी थी, उन्हें जीना था, और उन्होंने जीने का फैसला कर लिया था। कभी कभी दोपहर में उन्हें कोई बेचैनी महसूस होती, मानो कोई साया अब भी पीछा कर रहा हो। कभी रात को अचानक नींद खुल जाती और उन्हें लगता कि बाहर कोई कदमों की आवाज है। पर अगले ही पल उन्हें एहसास होता कि यह बस डर की वह छाया है जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। समय लगेगा, शायद बहुत समय। एक दिन पुलिस का फोन आया। इंस्पेक्टर ने कहा, अभिनव ने आपका नाम लिया है। वह बार बार कह रहा है कि वह मजबूर था, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। यह सुनकर सुधा चुप रही बहुत देर तक। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वह मेरा बेटा है, इसलिए मैं उसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उसके पास नहीं लौट सकती। फोन रखने के बाद सुधा ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। एक सख्त सच की स्वीकृति। वह घर छोड़ आई थी, उसमें छिपी मौत से बच गई थी, पर उस कहानी का घाव उनके भीतर हमेशा जिंदा रहेगा, एक कड़वे सच की तरह। पर इसी के साथ एक और बात भी सच थी, जिंदगी अभी बाकी है, और वह उसे डर के बिना जीना चाहती थी। उन्होंने धीरे धीरे उठकर खिड़की खोली। समुद्र की हवा अंदर आई, हल्की, नम और जीवित। सुधा ने आसमान की ओर देखा, और सालों में पहली बार उन्हें लगा कि शायद वह फिर से मुस्कुरा सकती हैं, क्योंकि नया घर, नया जीवन, भले ही कड़वे सच के साथ आया हो, लेकिन इस बार यह जीवन उनका अपना था। किसी के नियंत्रण, किसी के डर, किसी के जाल से बिल्कुल मुक्त। और यही उनकी असली जीत थी।